नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमित मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने इन दिनों जयराम सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। कोटरूपी में हो रहे भूस्खलन ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक बार फिर से भूस्खलन से जान माल के नुकसान का खतरा पैदा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि सरकार इस समस्या का हल ढूंढने में लगी है और इसके लिए IIT की सहायता भी ली जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि कोटरूपी गांव में जो भूस्खलन हुआ था उसमें 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं 13 परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सपनों के आशियाने इस त्रासदी में खो दिए थे। इन पर ढके कपड़ों के सिवाय इन परिवारों के पास अब और कुछ शेष नहीं बचा। सरकार ने प्रशासन को आनन फानन में आदेश जारी करके वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा था, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई। हमने IIT को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जो IIT कमांड हमारा है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग वहाँ बैठे होते हैं। हमने जहाँ प्रदेश सरकार के माध्यम से, पूर्व सरकार के माध्यम से भी हमने प्रयास किए थे, वर्तमान सरकार भी इसमें जो है प्रयासरत है। अब हमने इसमें प्रयास किया क्योंकि उसमें मिट्टी के गिर जाने से एक प्राकृतिक लेक डेवलप हो जाती है। जब बरसात आती है तो प्राकृतिक लेक डेवलप हो जाती है। लगातार उसमें यदि पानी निकलता रहे तो उसमें खतरा कम होता है। तो यदि भारी बारिश 2-4 दिन बारिश होने की वजह से वहाँ जब इस तरीके से आपके पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें स्लाइड जो है वहाँ हुई है। तो ये भी हमें चिंता का विषय है कि लगातार यदि 4-5 दिन बारिश होती है तो वहाँ पर खतरा जो है लगातार बन सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अनिल शर्मा का कहना है और साथ ही सरकार क्या कुछ कर रही है कि जो त्रासदी पहले एक बार देखने को मिली वो त्रासदी यहां पर फिर से दोबारा देखने को ना मिले? अमित जी, हादसा हुआ था, बड़ा भूस्खलन कह सकते हैं कि बीते साल जो हुआ था उसने जो है सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि इसका हल जो है सरकार को अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये भूस्खलन ज्यादा ना हो, मिट्टी का जो गिरना जो यहाँ पर आना है वो ज्यादा ना हो, इसको रोकने के तमाम प्रयास अब तक नाकाम साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में अब IIT मंडी की भी इसमें जो है मदद ली जा रही है कि वो यहाँ का सर्वेक्षण करे और उसके बाद देखे कि क्या यहाँ से जो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जब वे पूर्व सरकार में भी थे उस वक्त भी कैबिनेट मंत्री थे और अब भी जो है कैबिनेट मंत्री, उस वक्त भी प्रयास किए गए थे। दरअसल दिक्कत ये कि जो कोटरूपी का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि पत्थर ज्यादा नहीं है, मिट्टी यहाँ पर बहुत, और जब भी यहाँ पर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नेचुरल जो है एक यहाँ पर लेक बन जाती है, एक झील बन जाती है, जिसका पानी धीरे धीरे रिसने लग जाता है और ये धक्का दे देती है और ये सड़क पर आ जाती है। हल नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर जो है पानी की निकासी जो है समयबद्ध तरीके से होती रहे तो कहीं ना कहीं जो है उससे जो है जो भूस्खलन है, वो भूस्खलन का क्रम है वो रुक सकता है। लेकिन फिर भी एक चुनौती वाली बात है, क्योंकि लगातार कई दिनों से बारिश होती है, 4 से 5 दिनों तक लगातार बारिश होती है नहीं। यही वजह है कि इस जो भूस्खलन की जो क्रम है इसको रोकना सरकार जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो ऐसे में अब सरकार कोशिश कर रही है कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए। बिल्कुल, रास्ता तलाशना बेहद जरूरी, देखना होगा कि क्या कुछ रास्ता सरकार को मिल पाता है। बेहद शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में एक मरीज ने अस्पताल की 4थी मंजिल पर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मरीज सांस की बीमारी की वजह से परेशान था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान राउगी निवासी रामचंद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए तुलसी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुलसी, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ परेशानी दिक्कत इस मरीज को बताई जा रही है जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली? हाँ जी बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से पूरी रात की अगर बात करें तो बीती रात का ये मामला है, जब 55 वर्षीय जो रामचंद था सांस की बीमारी से पीड़ित था और लगभग 5 दिनों से कुल्लू अस्पताल में ये एडमिट था। तो ऐसे में अगर जिस तरह से अब तक हमारे सामने जो स्थिति आई है कि इस मरीज को जो है वो परेशानी थी, जिस तरह से ये 5-6 दिनों से जो यहाँ पर था, आसपास के जो मरीज है वो यही बता रहे हैं कि इसको सांस की दिक्कत थी जिसकी वजह से ये बहुत परेशान था।
तो बीती रात की बात है, लगभग 11:15 के आसपास जो है उसने खिड़की से कूदकर जो है अपनी जान दे दी है। तो ऐसे में अगर बात करें, जिस तरह से पुलिस ने मामला धारा 173 के तहत जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। और परिजनों की अगर बात करें तो परिजन ये बता रहे हैं कि ये इसकी जो है गिरकर मौत हुई है। तो सारी स्थिति की अगर बात करें तो जिस तरह से मौके की अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय अस्पताल का जो चौथा फ्लोर है जहां पर ये मरीज दाखिल था, वहां से जो है खिड़की, जो सिंगल खिड़की से इसने छलांग लगाई, उससे कहीं ना कहीं यही साफ नजर आ रहा है कि इसने जो है आत्महत्या की है, जिसकी वजह जो है ये बहुत समय से जो सांस की बीमारी से पीड़ित था उससे कहीं ना कहीं ये परेशान था। अमित जी, बेहद शुक्रिया तुलसी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में बीमारी के चलते परेशान बताया जा रहा था ये शख्स, लेकिन बड़ा कदम, अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली इस शख्स ने। अस्पताल की छत पर से छलांग लगाकर इस शख्स ने खुदकुशी कर ली है। वहीं सोलन के निजी नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका नर्सिंग की प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का कॉलेज प्रबंधन के साथ छुट्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था और इसकी शिकायत छात्रा ने कॉलेज प्रिंसिपल से भी की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो वहाँ पे। प्रेशर डालते बच्चों के ऊपर। कार्रवाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। वहाँ सारे अपने बच्चे सारे। मुझे ये शक है जो इनका कॉलेज प्रशासन है और क्लास टीचर है, इनका व्यवहार बच्चों से ठीक नहीं है और ये बच्चों को बार बार तंग करते हैं और इनके ऊपर मेरे को शक है कि भाई इन्होंने ही इसमें कोई गड़बड़ किया हुआ है। तो पारिवारिक सदस्यों ने कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कॉलेज प्रबंधन के साथ कोई छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा था। क्या विवाद था और वाकई में क्या सुसाइड के पीछे यही वजह है? पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन एक जान जा चुकी है। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की जान जा चुकी है। सुसाइड की इस छात्रा ने, यह बताया जा रहा है। कीर्ति कौशल खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोलन से जुड़ रहे हैं। कीर्ति, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ बताया जा रहा है पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ विवाद इस छात्रा का कॉलेज प्रबंधन से चल रहा था और पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती दिखाई दे रही है? अमित, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी जो फर्स्ट ईयर की जो छात्रा है उसकी यहाँ डेथ हुई है और 5वीं मंजिल से वो गिरी है और गिरने के बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसका परिजनों को इसके बारे में सूचित किया गया तो परिजन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इसके जो प्रबंधन है उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो जो छुट्टियों के कारण एक विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि करीबन आधी लड़कियों को छुट्टियां दी जा रही थी और आधी लड़कियों को छुट्टियां नहीं दी जा रही थी, जो एक विवाद का एक मूल जड़ कहें कि रहा है। और उसके बाद में जो जब लड़की जो छुट्टियों की जब मांग कर रही थी तो उससे छुट्टियां नहीं दी गई और यही उनके परिजनों का कहना है कि वो उसके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ा और मानसिक दबाव होने के कारण ही उसने इस तरह का जो कदम है वो उठाया है। अब जो उसके परिजन है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो कॉलेज प्रबंधन है उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि और किसी लड़की के साथ में इस तरह की घटना ना हो। जी, बेहद शुक्रिया कीर्ति इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो वाकई में गंभीर इल्जाम लगाए हैं परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर। देखना होगा पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर साफ हो पाता है। और बात अब सोलन की, जहां हॉस्टल का एक मामला सामने आया है। सोलन में हॉस्टल ना जाने की जिद ने एक छात्र की जान ले ली। यहां 12वीं के एक छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक छात्र ने हॉस्टल जाने से मना कर दिया था। जहर खाने से पहले उसने अपने परिजनों को फोन पर जानकारी भी दी और फिर वो अपनी बहन के पास सोलन चला गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल अब पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर छात्र हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहता था और सुसाइड की वजह क्या है। धर्मपुर थाना के क्षेत्र में कुम्हारहट्टी से एक 12वीं के छात्र द्वारा पॉइजन कंज्यूम करने की रिपोर्ट थाना में प्राप्त हुई थी 27 जुलाई को।
जिस पर छात्र का उपचार करवाया गया। उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया, उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन घर पर इस छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में और उसके उपरांत रीजनल हॉस्पिटल सोलन में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं रामपुर के खनेरी का अस्पताल अक्सर बदइंतजामी और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही मामला सोमवार को भी पेश आया, जब चिकित्सकों की लापरवाही से एक 2.5 साल के मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों की माने तो शनिवार को उनका 2.5 साल का बेटा बीमार पड़ गया था। इसे उपचार के लिए रिकांगपिओ ले जाया गया। यहां से उसे रामपुर खनेरी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती तो कर दिया, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। परिजन डॉक्टर के पास बार बार जाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ दवा लिखकर टाल दिया। इस दौरान बच्चा पेट दर्द से तड़पता रहा और सोमवार को डॉक्टर ने बच्चे का अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। उसी वक्त बच्चे ने दम तोड़ दिया। करके भेजा हुआ था। यहाँ पे आके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ही नहीं किया, ना ग्लूकोज लगाया। पूरा हम लोग एम्बुलेंस में पूरा ग्लूकोज लगा के लाए, यहाँ आके ग्लूकोज ही नहीं लगाया उन्होंने। 10-20 बार हम खुद ही ले गए बच्चे को लेके कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। ना क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लगाने आए ना। मेरा बच्चा बीमार था, शनिवार को पीओ से रेफर करके भेजा था। यहाँ 4 बजे पहुँचे थे सुबह। उसके बाद इन्होंने ढंग से केयर नहीं किया। अल्ट्रासाउंड भी अभी किया 12 बजे अल्ट्रासाउंड करते करते डेथ हो गई। नेग्लिजेंसी के लिए मैं नहीं मानता इस बात को। जब भी मेरे पास ये कंप्लेंट आई थी, अटेंडेंट को मैंने अपने पास बुलाया है, डॉक्टर से मैंने पूरी फीडबैक ली है। वो बच्चा जो था वो हमारे पास रेफर होकर आया था रिकांगपिओ से, और वहाँ पे भी उस बच्चे को बता दिया था, ये फादर साथ में खड़ा है जी, कि इस बच्चे की आंतों में सूजन है। ठीक है जी। अब सूजन का मतलब ये होता है कि बच्चे की आंतों में गांठ है। अगर मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, गांठ कच्ची भी हो सकती है, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है, आउटकम को देखने पड़ता है जी। वहीं कांगड़ा में जिला अदालत ने एक विदेशी सैलानी को 1 साल की सजा सुनाई है। विदेशी सैलानी पर मारपीट का आरोप था, जिसमें कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। मामला 2017 का है, जब मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर एम अलेक्जेंडर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ। अदालत ने विदेशी सैलानी को पुलिसकर्मी से गाली गलौज और मारपीट का भी दोषी पाया। 1 साल की सजा के साथ 2,500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए पुलिस ने अब कमर कस ली है। इसी कड़ी में धर्मशाला में रीजनल फोरेंसिक लैब में 20 लाख रुपए की लागत से एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया गया जो साइबर क्राइम करने वालों पर नकेल कसेगा। दरअसल प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे मामलों को सुलझाने में यह सॉफ्टवेयर काफी कारगर साबित हो सकता है। बदलते वक्त के साथ अपराध की श्रेणी में भी बदलाव आया है, और उस अपराध की श्रेणी में सबसे ज्यादा जो बदलाव आया है वो है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम को कैसे धर्मशाला की फोरेंसिक लैब उसे सॉल्व करती है, हमारे साथ यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जो है आप लोग कोई भी मोबाइल फोन आता है, कैमरा आता है, उसकी तस्वीरें या उसका जो डाटा होता है उसको किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे मामलों को सॉल्व आउट करते हैं। सर, ये हमारे पास यूफर्ड है, यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस। इससे हम लोग जो हैं वो डाटा जो सेल फोन का है वो निकालते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। यूफर्ड फॉर पीसी, जिससे हम मोबाइल फ़ोन का डाटा निकालते हैं। एक यूफर्ड फॉर क्लाउड एनालाइजर है, जिससे हम जो डाटा बैकअप में लिया होता है क्लाउड के अंदर, उसको भी रिट्राइव कर सकते हैं अगर उसके फ़ोन के अंदर हमें उसके कोई क्रेडेंशियल्स मिलते हैं तो। इसके अलावा एक्टिविटी एनालिसिस है, जिसके अंदर हम उसकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं। लाइक 2 आदमी एक दूसरे के साथ कितनी इंटरेक्शन कर रहे हैं, कितनी कॉल कर रहे हैं, या किसको मैसेज लिंक एस्टेब्लिश हम उससे कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके के किस तरह के आपके पास जो वो केसेस हैं वो आते हैं और आप उनको सॉल्व आउट करते हैं? अब तक कितने कर पाए हैं ये, चूंकि अभी मार्च में ही तो आया है ये सॉफ्टवेयर आपके पास? यूजली आजकल तो ऐसा टाइम है कि हर एक केस के अंदर जो मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है। ये दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर कि कौन कौन सी मोबाइल कंपनीज के जो फ़ोन्स हैं वो आपके पास जो है वो डिटेक्ट होते हैं, उनको आप देखते हैं और उससे जो डाटा होता है उसको सॉल्व आउट करते हैं। ओके, दीज आर सर, ये हमारे पास जो हमारे डाटाबेस के अंदर अवेलेबल हैं,
ये सारे हमारे पास फ़ोन हैं जिनका हम डाटा एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डाटाबेस में नहीं होते, वो हमारे पास एक चाइनीज़ एंड्रॉयड करके है। इसके हम अकॉर्डिंग टू देयर चिपसेट्स, जो उसके अंदर जो चिपसेट है उसके बेसिस के ऊपर उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ये 20 लाख रुपए का वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से धर्मशाला की फोरेंसिक लैब बहुत सारे मामलों को सॉल्व आउट करती है और अब तक कर भी चुकी है। धर्मशाला से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं किन्नौर के लोग इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। पिछले 3 दिन से पानी नहीं आने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि लोग अपने छोटे वाहनों और बसों के जरिए दूर दराज के इलाकों से पानी ढोने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम शिमला की आज मासिक बैठक होगी। मेयर कुसुम सदरेट बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में पानी की दरों को बढ़ाने और शिमला शहर में पानी की निगरानी के लिए गठित किए गए जल प्रबंधन निगम की शक्तियों पर भी मुहर लग सकती है। वहीं बैठक में पानी की दरों को बढ़ाने पर भी हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रशासन हर पंचायत को बीपीएल मुक्त बना रहा है, लेकिन इसी बीच पंचायत के कुछ गरीब लोग पिस रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। 2 जून की रोटी भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। सिरमौर की निर्मल पंचायत में भी एक परिवार ऐसा है जो प्रशासन के सितम सहता दिखाई दे रहा है। क्या है इस परिवार की परेशानी, यही दर्शाती ये रिपोर्ट। पंचायत भवन दिलमन, इस भवन को जरा गौर से देखिए। इस भवन में लगे आलीशान सोफे और टेबल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक संपन्न पंचायत है और इस पंचायत में रह रहे सभी परिवार अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन हम आपको हकीकत से वाकिफ करवाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये कच्चा मकान, टूटी छत और ऊपर से रिश्ता पानी। ये परिवार इस घर में रहने को मजबूर है, लेकिन फिर भी इस परिवार को बीपीएल से बाहर निकाल दिया। बीपीएल से निकाला गया सर, इसकी हमारे को कोई सूचना नहीं थी सर। घर मकान टूटे हुए हैं, अब क्या करें। दराड़ आ चुकी है, गिरने के लिए तैयार है, अब हम कहाँ जाए। इस गरीब परिवार के पास ना तो जमीन है और ना ही पैसा कमाने का कोई साधन। घर का मुखिया बीमार रहता है। ऐसे में अब बीपीएल की सूची से बाहर किए जाने के बाद इस परिवार को 2 जून की रोटी जुटाना भी चुनौती बन गया। हम ये चाहते हैं पंचायत से, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बीपीएल से ना निकाले। और हमारे घर की हालत बहुत खराब है और पति है हमारे, ये काम नहीं कर सकते। इनके पाँव में हमेशा दर्द रहती है। एक बेटा है, वो चाहे दिहाड़ी लगा ले चाहे खेत में काम करे। इस पंचायत से करीब 39 परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकाला गया है। इस परिवार को देखकर लगता है कि कागजों पर बीपीएल मुक्त पंचायत के लक्ष्य को पाने के लिए गरीब लोगों को जिंदगी से ही मुक्ति दिलाने की साजिश चल रही है। अगर सरकार अब भी आंखें मूंद रही है तो ये गरीब कहां जाएंगे। नौड़ी से सुनील कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल। चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या पर पहाड़ी गीतों की धुनों पर दर्शक जमकर झूमे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पवन नैयर ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल के पहाड़ी गायकों ने खूब समा बांधा और मेले में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जो